दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में से एक हेनरी किसिंगर ने कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट फ्रेंडशिप, इट इज अबाउट इंटरेस्ट। यानी राष्ट्र स्थायी मित्र या शत्रु नहीं बनाते, वे अपने हितों के आधार पर रिश्ते तय करते हैं। और शीत युद्ध से लेकर आज की भू राजनीति तक यह सिद्धांत वैश्विक कूटनीति की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक माना जाता है। और शायद यही बात दक्षिण एशिया की जल राजनीति पर भी लागू होती है, क्योंकि जब राष्ट्रीय हित बदलते हैं तो कई बार समस्याओं और समाधानों की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। और यही वजह है कि आज बांग्लादेश का एक फैसला पूरी की पूरी क्षेत्रीय जल राजनीति को नए सिरे से समझने पर मजबूर कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फरक्का बैराज को दशकों तक बांग्लादेश अपनी जल समस्याओं का प्रमुख कारण बताता रहा है, आज वही बांग्लादेश गंगा की धारा पर एक नया विशाल बैराज पद्मा बैराज बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी परियोजना नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने मई 2026 में इसके पहले चरण को मंजूरी दी है और यह परियोजना लगभग 33 से 34 हजार करोड़ टका की है, मतलब 2.68 लाख करोड़ रुपए लगभग, जिसे 2033 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सवाल उठता है कि अगर बैराज नदी की समस्या है तो नया बैराज समाधान कैसे बन गया, और क्या यह कहानी वास्तव में पानी की ही है या फिर राजनीति की है? चलिए समझते हैं आज इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सन 1975 से। भारत ने पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज का संचालन शुरू किया। उद्देश्य था हुगली नदी में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखना और कोलकाता बंदरगाह को गाद जमने से बचाना। लेकिन बांग्लादेश में एक अलग नैरेटिव विकसित हुआ। वहां यह धारणा मजबूत होती गई कि फरक्का के कारण शुष्क मौसम में गंगा और पद्मा प्रणाली का प्रवाह घटा है, नदियां सिकुड़ी हैं, लवणता बढ़ी है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कृषि प्रभावित हुई है। और धीरे धीरे फरक्का केवल एक इंजीनियरिंग संरचना नहीं रहा, वह राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय संतोष और जल कूटनीति का प्रतीक बन गया। और इसी विवाद को संभालने के लिए 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा समझौता हुआ, जो 2026 में समाप्त होने जा रहा है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दोस्तों, मई 2026 में बांग्लादेश की ECNEC ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। यह बैराज पद्मा नदी यानी बांग्लादेश में गंगा के हिस्से पर बनाया जाएगा। परियोजना के तहत 2.1 किलोमीटर लंबा बैराज, 78 स्पिलवे गेट, फिश पास, नेविगेशन लॉक और 113 मेगावाट तक की संभावित जल विद्युत क्षमता का प्रावधान है। सरकारी दावों के अनुसार यह परियोजना लगभग 2.9 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित कर सकेगी और करीब 28.8 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सहायता प्रदान करेगी। पहली नजर में यह एक विकास परियोजना लगती है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि जिस तकनीक को दशकों तक संकट का कारण बताया गया, आज वही तकनीक विकास का प्रतीक कैसे बन गई? अब यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि यही वो बिंदु है जहाँ पूरी तरह बहस ही बदलने वाली है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टाओं में स्थित है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी विशाल नदियां हर वर्ष यहाँ भारी मात्रा में जल लेकर आती हैं। फिर बाढ़ भी आती है और सूखे जैसी परिस्थितियां भी पैदा होती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार समस्या पानी की मात्रा नहीं होती, समस्या होती है पानी कब आता है, कितना आता है और कितना संरक्षित किया जा सकता है। मानसून में अत्यधिक जल, शुष्क मौसम में जल संकट, यानी चुनौती वाटर अवेलेबिलिटी से अधिक वाटर मैनेजमेंट की है। और पद्मा बैराज को बांग्लादेश इसी समस्या के समाधान के रूप में पेश कर रहा है। और अब यही पर टाइमिंग देखिए, 2026 में गंगा जल संधि समाप्त हो रही है और ठीक इसी समय बांग्लादेश अपने इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी नदी परियोजनाओं में से एक को मंजूरी देता है। ये एक महज संयोग भी हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयोग भी अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं। पद्मा बैराज के समर्थक इसे जल सुरक्षा परियोजना कहते हैं, लेकिन भू राजनीतिक विश्लेषक इसे एक और नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार यह परियोजना एक संदेश भी हो सकती है कि बांग्लादेश भविष्य में अपने जल संसाधनों पर अधिक नियंत्रण चाहता है और केवल अपस्ट्रीम देशों के फैसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यानी यह परियोजना जल संग्रहण जितनी है उतनी ही जल स्वायत्तता की भी परियोजना है। और अब एक और सवाल कि अगर फरक्का ने नदी को नुकसान पहुंचाया तो पद्मा बैराज उससे अलग कैसे हो गया? क्या यहाँ पानी नहीं रुकेगा? क्या यहाँ गाद नहीं जमेगी? क्या यहाँ पारिस्थितिकी प्रभावित नहीं होगी? दोस्तों, पद्मा और मेघना प्रणाली दुनिया की सबसे गतिशील नदी प्रणालियों में से एक मानी जाती है। हाल के भू आकृति अध्ययनों में पाया गया कि नदी की धारा और तटरेखाएं दशकों में कई किलोमीटर तक बदलती रही हैं।
यानी नदी कोई स्थिर पाइपलाइन नहीं है, वह एक जीवंत बदलती हुई प्रणाली है। और यही कारण है कि कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने की नदी इंजीनियरिंग परियोजनाएं कभी कभी नए पर्यावरणीय और अवसादन संबंधी संकट भी पैदा कर सकती हैं। लेकिन एक बात और समझने वाली है यहाँ पे, जब दक्षिण एशिया की कई सरकारें नदियों पर नए बैराज और बांध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसी समय दुनिया के कुछ हिस्सों में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। विशेषज्ञ महबूब सहाना और बाइस अहमद बताते हैं कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अब नदियों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में लौटाने पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 2025 में यूरोप के करीब 21 देशों ने रिकॉर्ड 603 नदी अवरोधों को हटाया ताकि नदियां बिना रुकावट अपने प्राकृतिक प्रवाह में बह सकें। यानी जहां एक और दक्षिण एशिया नदियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दुनिया के कुछ हिस्से नदियों को मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यदि इस पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना है तो वह यह होगा कि पद्मा बैराज पानी की परियोजना कम और जल सुरक्षा की परियोजना ज्यादा है। बांग्लादेश इसे सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, लवणता नियंत्रण, नदी पुनर्जीवन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह परियोजना दक्षिण एशिया की बदलती जल राजनीति का प्रतीक भी बन चुकी है। दोस्तों, जिस मॉडल को कभी समस्या कहा गया, आज वही समाधान कैसे बन गया, इसका जवाब नदी में नहीं बल्कि बदलते राष्ट्रीय हितों में छिपा है। पद्मा बैराज हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, हित बदलते हैं और उसके साथ नीतियां भी। नदियां सीमाएं नहीं मानती, लेकिन राजनीति मानती है। और दक्षिण एशिया की जल राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।